टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 31, एक वादा या धमकी। बोनस अध्याय। भीड़ में हौंफने और फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगीं। क्या हुआ? क्या किसी राक्षस ने उस पर हमला किया? हम यूनियन ऑफिस में हैं, यह असंभव है। शायद यह विस्फोट था। मैंने धमाके से ठीक पहले एक चटकने की आवाज़ सुनी। उसे देखो, वह बेचारी लड़की। यहाँ क्या हो रहा है? काई भीड़ के बीच से निकल गया, अचानक इकट्ठा होने का कारण जानना चाहता था। उसके चेहरे का भाव अचानक पीला पड़ गया क्योंकि उसकी नज़र उसके सामने के दृश्य पर पड़ी। उसके होठों से एक घुटी हुई चीख निकली। यानजी। वह फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को अनदेखा करते हुए उसके पास गया और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। यानजी, उठो, क्या हुआ? उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह घबरा गया, ये पता लगाना चाहता था कि क्या वह अभी भी जीवित है। उसने जल्दी से उसकी नब्ज जांची। उसे राहत महसूस हुई क्योंकि उसकी उंगलियों ने शुक्र है कि एक बेहोश, अनियमित दिल की धड़कन को पहचान लिया। गुस्से और हताशा से इधर उधर देखते हुए काई ने एलिस्टर से आंखें मिलाईं, जो कुछ दूरी पर खड़ा था। सिंडर उसके पीछे सुरक्षापूर्वक खड़ा था। गुस्से के कारण काई ने तीव्रता से भौहें सिकोड़ लीं। तुमने क्या किया? उसने चिल्लाते हुए एलिस्टर पर आरोप लगाया। उसने यानजी को उसके साथ छोड़ दिया था, और इसलिए केवल वही उसकी ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। एलिस्टर जानता था कि उसे स्पष्टीकरण देना होगा, लेकिन यानजी के हमले की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी, इसलिए उसने चुप्पी साध ली, बस दूर से ठंडी निगाहों से देखा। भीड़ ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि उन्हें क्या लगा कि उन्होंने देखा। वाह, क्या तुमने उस विशालकाय छिपकली जैसी चीज़ को अपना पैर हिलाते हुए देखा? ऐसा लग रहा था कि उसने उसे मक्खी की तरह मारा। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने पहले हमला नहीं किया था? क्या तुमने उसके हाथों के चारों ओर चिंगारी नहीं देखी? एक तीखी आवाज़ वाली महिला ने यानजी के बिजली के हमले के निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एलिस्टर के पास ज़मीन पर हानिरहित रूप से फीके पड़ गए थे। शायद यह एक दुर्घटना थी, किसी तरह की अजीब दुर्घटना जिसमें उसकी प्रतिभा नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ अचानक चुप हो गई क्योंकि मुंडा सिर वाला एक आदमी अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी यूनियन वर्दी उसे एक सुरक्षा गार्ड के रूप में इंगित कर रही थी। ठीक है, सब लोग पीछे हट जाओ, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज़ ध्यान आकर्षित कर रही थी। मेडिकल आ रहे हैं। भीड़ ने बड़बड़ाया, लेकिन कुछ कदम पीछे हटते हुए उसकी बात मान ली। अटकलों और भय से भरी फुसफुसाहटें उड़ती रहीं। क्या आपको लगता है कि वह विशालकाय प्राणी अब हम पर हमला करेगा? बेतुका मत बनो। उसने उस पर तभी हमला किया जब उसने समन करने वाले आदमी पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले उसे किस बात ने उकसाया? जैसे ही मेडिकल आए, काई की आवाज़ हॉल में गूंज उठी। ये लोग काफ़ी नहीं होंगे, हमें उसे मेरे दादा के पास ले जाना होगा। वह पूरे शहर में सबसे अच्छे चिकित्सक हैं। आने वाले चिकित्सकों के शब्दों और भीड़ की चौंक कर आने वाली सांसों को अनदेखा करते हुए काई यानजी के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। जब उसका हाथ उसके शरीर में धन से कांच के टुकड़े से टकराया तो वह सिहर उठा, जिससे उसकी हथेली से खून बहने लगा। कोमलता और तत्परता के साथ उसने यानजी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके कटे हुए अंगों से खून टपक रहा था, जिससे उसके कपड़े लाल हो गए थे जब उसने उसे सावधानी से उठाया। कमरे के उस पार से एलिस्टर चुपचाप देख रहा था। काई की आंखों में गुस्सा जल रहा था जब वह उस युवक को देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? काई ने अचानक हिलना बंद कर दिया। उसकी नज़र एलिस्टर पर टिकी हुई थी। उसने चिल्लाया, उसकी आवाज़ दबी हुई थी क्योंकि वह अपने गुस्से को मुश्किल से दबा रहा था। फिर से सब शांत हो गया। भीड़ की बड़बड़ाहट शांत हो गई। सभी का ध्यान दो युवकों के बीच हो रही बातचीत पर केंद्रित था। नाम एलिस्टर है, एलिस्टर जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। एलिस्टर, नाम सुनते ही काई के अंदर आग की लपटें उठने लगीं। मेरे शब्दों पर ध्यान दो। तुमने आज जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं अपने परिवार की सारी दौलत और प्रभाव का इस्तेमाल करके तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा। तुम उस दिन पछताओगे जब तुम मुझसे टकराए थे। जैसे ही उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, एक अजीब घटना घटी। काई के शरीर के चारों ओर हरे रंग का मैना फैल गया जो उसके दिल से निकल रहा था। उसका शरीर एक पल के लिए चमका, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह पर केवल एक धुंधली धुंध रह गई जो हवा में तेजी से फैल गई। अचानक गायब होने से चौंका एलिस्टर केवल घूर सकता था। यह उसकी प्रतिभा होगी, उसने सोचा। शब्द हवा में भारी थे, जो उसे होने वाले परिणामों की स्पष्ट याद दिला रहे थे। क्या वह वास्तव में यानजी पर बहुत कठोर था, या उसे उकसाने के लिए उसे वह मिला जो वह पाने की हकदार थी? जैसे जैसे स्थिति उसके सामने आई, उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। बुलाने की रस्म, जिसका मतलब उसके लिए एक तरह का धुआंधार पर्दा था, एक पुराने परिचित के साथ एक अराजक मुलाकात में बदल गई, जिससे चोटों और अनुत्तरित सवालों का एक निशान पीछे छूट गया। अब काई के चले जाने और यानजी के गंभीर रूप से घायल होने के बाद एलिस्टर ने खुद को एक शक्तिशाली परिवार से संभावित रूप से परेशानी का सामना करते हुए पाया।
एक समनकर्ता के रूप में उनकी यात्रा, जो अभी आकार लेना शुरू ही कर रही थी, पहले से ही एक नाटकीय और अनिश्चित मोड़ ले चुकी थी। एलिस्टर ने एक गहरी सांस ली, वह ऑरोरा की ओर मुड़ा, उसकी आंखें अचानक चौंककर चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए? उसने पूछा, उसकी आवाज़ हमेशा की तरह गर्मजोशी और स्वागत करने वाली नहीं थी। उसके स्वर में ठंडक ने ऑरोरा की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। कुछ क्षण पहले आया आत्मविश्वासी युवक अब दूर लग रहा था, जो घटित हुई घटनाओं से बोझिल था। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास मॉन्स्टर की प्रोफाइल के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब है। एलिस्टर ने थोड़ा सिर हिलाया। तो फिर, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। सिंडर, वापस आओ। जैसे ही उसने सरल आदेश बोला, सिंडर का शरीर चमकने लगा, धीरे धीरे सुनहरे कणों के भंवर में बदल गया। पूरी तरह से फीकी पड़ने से पहले एक पल के लिए रोशनी तेज हो गई। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, मैं तैयार रहूंगा, मेरे स्वामी। सिंडर की आवाज़ एलिस्टर के मन में गूंज उठी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, खुद को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस ली। काई ने यानजी के साथ जिस घेरे में टेलीपोर्ट किया था, उस पर अंतिम नज़र डालते हुए एलिस्टर मुड़ा और इमारत से बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। NOWELL-BE-IN.C ओम। यानजी के टूटे हुए अंगों की छवि, काई की आंखों में नज़र, अभी भी उसके दिमाग में स्पष्ट है। उसे लग रहा था कि यह तो बस शुरुआत है, अभी भी सामने आने वाले परिणामों की लहर में पहली लहर है। कोई बात नहीं, मुझे बस इतना करना है कि मैं और मजबूत हो जाऊं। अध्याय 32, एक निराश याचिका, बोनस अध्याय। ली परिवार की संपत्ति के आलीशान फोर में पन्ना की रोशनी का एक भंवर फूट पड़ा, जिसने एक अमूल्य मिंग फूलदान को विस्थापित कर दिया और उसे फर्श पर गिरा दिया। काई चमक से बाहर गिर गया, पॉलिश किए गए संगमरमर के फर्श पर एक भारी धमाके के साथ उतरा। वह एक पल के लिए वहां लेटा रहा, भारी सांस ले रहा था, एड्रेनालाइन उसके शरीर से तेजी से निकल रहा था। लानत है, उसने मुंह बनाते हुए खुद को ऊपर धकेलते हुए कहा। यह मेरे पूरे जीवन में सबसे दूर है। उसकी आंखें विशाल फोर के चारों ओर घूम रही थीं, परिचित परिवेश को देख रही थीं। क्रिस्टल झूमर खूबसूरती से नक्काशीदार फर्नीचर और अमूल्य कलाकृति पर एक गर्म चमक डाल रहे थे। लेकिन उस पल में सुंदरता उसके लिए कोई आकर्षण नहीं थी। उसकी नज़र उसके पास आ रही दो आकृतियों पर पड़ी, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। मास्टर काय। बटलरों में से एक, चेन नाम का एक दुबला पतला आदमी, चिल्लाया। क्या हुआ? तुम्हें खून बह रहा है और जिस युवती के साथ तुम थे, उसके शरीर का क्या हुआ? काई ने स्पष्टीकरण देने में समय बर्बाद नहीं किया। उसके शरीर में धन से कांच के टुकड़े से खून उसकी बांह पर टपक रहा था। चेन, वह हताशा में चिल्लाया, मुझे मेरे दादा के पास ले चलो। अभी। यानजी, वह बुरी तरह घायल है, वह मर सकती है। दोनों बटलरों ने एक दूसरे को झिझकते हुए देखा। चेन, जो सतर्क था, ने अपना गला साफ किया। मास्टर काय, लॉर्ड पैट्रियार्क इस समय वेई परिवार के मुखिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं। हम बीच में नहीं आना चाहेंगे। बाधित करो, काई ने दहाड़ते हुए कहा, उसके अंदर हताशा उबल रही थी। क्या तुम नहीं समझते? मेरी गर्लफ्रेंड मर रही है, उसे एक चिकित्सक की जरूरत है और मेरे दादा शहर में सबसे अच्छे हैं। अगर तुम मुझे अभी उनके पास नहीं ले गए, तो वह खून से लथपथ होकर मर सकती है। धिक्कार है। बटलर उसके गुस्से के जोर से कांप उठे। काई की पन्ना जैसी आंखें आमतौर पर चंचल और चमकीली दिखती थीं, लेकिन अब वे खतरनाक लग रही थीं, जैसे वह किसी की हत्या करने के लिए तैयार हो। ये वही युवा मास्टर नहीं था जिसकी वे आदी थे। उसकी निगाहों में तीव्रता देखकर दूसरा बटलर, बाओ नाम का एक मोटा आदमी, आगे बढ़ा। बहुत अच्छा, मास्टर काय। बाओ ने आह भरी। हम इस ज़रूरत को समझते हैं। हमारे पीछे आओ, हम तुम्हें मीटिंग हॉल में ले जाएंगे। लेकिन सावधान रहो, लॉर्ड पैट्रियार्क को बीच में रोकने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। काई ने सिर हिलाया, उस समय प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। उसे बस यानजी को वह मदद दिलाने की चिंता थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। जैसे ही दो बटलर उसे एस्टेट के गलियारों से ले गए, उसके फैसले का भार उस पर आ गया। उसने अपने दादा के प्यार पर दांव लगाया था, उम्मीद थी कि यह उसके दखल की असुविधा से अधिक होगा। यानजी का भाग्य, और शायद उसके साथ उसके रिश्ते का भविष्य, अधर में लटका हुआ था। ली परिवार की संपत्ति के विशाल बैठक हॉल में सूरज की रोशनी ऊंची मेहराबदार खिड़कियों से होकर आ रही थी, जो जगह पर छाई हुई खूबसूरत नक्काशीदार महोगनी मेज को रोशन कर रही थी। इसके शीर्ष पर काई के दादा, लॉर्ड हानली बैठे थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र केवल उनकी दाढ़ी में चांदी की धारियों और उनकी आंखों के चारों ओर की रेखाओं में उकेरी गई बुद्धि की झलक से देखी जा सकती थी। उनकी तीखी निगाहें इस समय उनके सामने बैठे व्यक्ति, एल्डर वेई फैंग वेई परिवार के बुद्धिमान मुखिया पर टिकी हुई थीं। एल्डर वेई, एक एल्डर होने के बावजूद, एक सुगठित शारीरिक संरचना भी रखते थे और गहन बातचीत में लगे हुए थे। लॉर्ड हान, वेई परिवार ने हमारे बख्तरबंद सूट प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की है।
ये सूट पारंपरिक उपकरणों के विपरीत एक अजागृत या एफ रैंक व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को डी रैंक या यहाँ तक कि सी रैंक योद्धा की क्षमताओं में वृद्धि करने में सक्षम है। यह एक क्रांतिकारी सफलता है जिसे संघ भी नहीं कर सकता। धमाका। एल्डरवेई की आवाज़ अचानक एक भारी ओक के दरवाजे के धमाके के साथ खुलने की आवाज़ से कट गई। सभी की नज़रें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं, जहां काई खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में निराशा का भाव था। उसकी बांह से खून बह रहा था, जिससे उसकी सफ़ेद शर्ट पर दाग लग गया था। उसके पीछे 2 बटलरों ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया। लॉर्ड हानली के माथे पर गहरी शिकन आ गई। उन्होंने अपने पोते को शिष्टाचार के सख्त नियम सिखाए थे और इस घोर उपेक्षा ने स्थिति की गंभीरता को बहुत हद तक बयां कर दिया। काय, वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ विशाल हॉल में गूंज रही थी। इस व्यवधान का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में घुसना कितना असभ्य है? काय ने, हालांकि, अपने दादा की बातों को अनदेखा कर दिया। वह मेज की ओर बढ़ा, उसकी नज़र अपने दादा पर टिकी हुई थी। यानजी, उसने हौंफते हुए कहा, उसकी आवाज़ कर्कश थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। हमें आपकी मदद चाहिए, दादाजी। अभी। कमरे में सन्नाटा छा गया। लॉर्ड हानली की कठोर अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म पड़ गई जब उसने अपने पोते की अस्त-व्यस्त उपस्थिति और उसकी आंखों में कच्ची हताशा देखी। एल्डरवेई, जो पहले उत्साहित दिख रहे थे, अब चिंता के भाव लिए हुए थे। कमरे में सन्नाटे को अनदेखा करते हुए काय अपने दादा के पास पहुंचा और धीरे से यानजी के बेहोश शरीर को फर्श पर लिटा दिया। खून ने उसकी पीली त्वचा को दाग दिया था और उसकी उखड़ी हुई सांसों ने उसे डर से झकझोर दिया। लॉर्ड हानली ने बिना समय बर्बाद किए उसने हाथ बढ़ाकर यानजी के शरीर पर हाथ रखा। उसकी हथेली से एक नर्म सुनहरी रोशनी निकली जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। रोशनी ने एक शांत स्वागत करने वाली गर्मी दी और काई के होठों से एक आह निकल गई क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते देखा। यानजी के कटे फटे अंग सीधे हो गए, अप्राकृतिक झुकाव फिर से अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ गया। उसकी त्वचा पर लाल रंग के धब्बे गायब हो गए और फिर से स्वस्थ लालिमा में बदल गए। यहाँ तक कि उसके शरीर में धन से कांच के टुकड़े भी बाहर निकल गए, जो धूल के हानिरहित कणों में घुल गए, जो सुनहरी रोशनी में बह गए। कुछ ही सेकंड में जो गंभीर चोटों के साथ एक विकृत आकृति थी, अब एक शांति से सो रही युवती बन गई। जैसे ही यानजी ठीक हुई, लॉर्ड हान ने भी अपना हाथ काई पर रखा, जिससे उसकी बांह पर लगी चोट और कांच के टुकड़ों की चुभन ठीक हो गई। उसने अपनी अब चिकनी त्वचा को चौंक कर देखा। एल्डरवेई, जो अब तक एक उदासीन पर्यवेक्षक थे, ने एक बार ताली बजाई जिससे स्तब्ध चुप्पी टूट गई। असाधारण, लॉर्ड हान, ये वास्तव में उल्लेखनीय था। पहली बार मैंने आपकी प्रतिभा को काम करते हुए देखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे आपको ईश्वर का हाथ कहते हैं। तो यह वही है जो एक सच्चा एस रैंक हीलर करने में सक्षम है। लॉर्ड हानली ने शांत भाव से सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। उन्हें अपने कार्यों के निहितार्थ पता थे। एल्डरवेई जैसे सम्मानित व्यक्ति के सामने यानजी को ठीक करना दरवाजे खोल सकता था, लेकिन यह अवांछित ध्यान भी आकर्षित कर सकता था। एल्डरवेई ने राहत की सांस लेते हुए काई की ओर रुख किया और पूछा, अब बेटा, सीधे काम पर आओ। तुम्हारे प्रिय को ऐसी हालत में छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? उनका स्वर तीव्र था, मानो चुपचाप वादा कर रहे हों कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे खून से भुगतान करना होगा। अध्याय 33, एक मुलाकात। इस बीच शहर के उस पार एलिस्टर एक चमकदार रोशनी वाली स्नैक शॉप के बाहर खड़ा था। उसका प्रतिबिंब विशाल कांच की डिस्प्ले खिड़कियों से उसे घूर रहा था। अंदर रंग बिरंगे ट्रीट मूल रूप से उसे बुला रहे थे, मीठे व्यंजनों का एक संग्रह जो किसी भी दिन को रोशन कर सकता था। लेकिन वह अपने लिए नहीं था, वह अपनी बहन मियू के लिए कुछ लेने आया था। दिन भर की घटनाओं का भार उसके कंधों पर भारी था। वह मियू की मुस्कान देखना चाहता था, चाहे वह छोटी सी ही क्यों न हो, यह उसके दिन को रोशन करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। दुकान में तरह तरह की पेस्ट्री भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक सुंदर थी। चीनी से सने हुए परतदार क्रोइसेंट, ग्लेज्ड बेरीज के साथ चमचमाते फ्रूट टार्ट्स और फ्रॉस्टिंग से भरे हुए नाजुक कपकेक थे। एलिस्टर की नज़र एक जीवंत रंग के मैकरोन टॉवर पर टिकी हुई थी। मियू को हमेशा मैकरोन बहुत पसंद थे, उसने खुद से कहा। उसे देखकर उसकी चमकीली आंखें चमक उठती हैं। अचानक उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जिसे सिर्फ वह सुन सकता था। सिस्टम। ध्यान दें, दैनिक खोज पूरी होने में अभी भी 9 घंटे 3 मिनट 45 सेकंड मिनट बाकी हैं। एक गहरी सांस लेते हुए एलिस्टर ने खुद से कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ ऐसे ही खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। वह दुकान के दरवाजे की ओर बढ़ा, घंटी की शांत आवाज़ गूंजी और उसने उसे खोला। चीनी और वैनिला की गर्म खुशबू ने उसके नथुने भर दिए, जिससे उसके दिमाग में घूम रहे विचार कुछ पल के लिए दूर हो गए। जैसे ही वह अंदर गया, दुकान के मालिक की दोस्ताना मुस्कान ने उसका स्वागत किया। स्वागत है, क्या मैं आज आपको हमारी कुछ ताज़ी पेस्ट्री खिला सकती हूँ? उसने कहा, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी।
एलिस्टर ने एक बार फिर डिस्प्ले केस पर नज़र डाली। उसकी नज़र मैकरॉन टावर पर टिकी हुई थी। वह काउंटर के पास खड़ी महिला की ओर मुड़ा और शांति से बोला, कुछ मैकरॉन प्लीज। डॉट 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 डॉट। कुछ ही देर बाद एलिस्टर चमकती हुई दुकान से बाहर निकला। उसके कंधों पर बोझ थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ में मैकरॉन का डिब्बा था। वह जानता था कि मियू जिस अस्पताल में रहती थी वह ज़्यादा दूर नहीं था। वह वहाँ पहले भी अनगिनत बार जा चुका था। खरीदारी के लिए धन्यवाद, जल्दी ही फिर से हमसे मिलने आएं, दुकान के मालिक ने उसके पीछे से चहकते हुए कहा। एलिस्टर ने सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। जब वह होलोग्राफिक विज्ञापन पोस्ट और बस स्टॉप से आगे सड़क पर चल रहा था तो वह टाइमर के साथ मडराती सिस्टम विंडो पर नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिमाग उस पल की ओर लौट गया जब उसे चेन क्वेस्ट मिला था, पंजे वाले गॉन्टलेट्स के साथ युद्ध की महारत हासिल करना। शब्द उसके विचारों में गूंज रहे थे। कम से कम ये कहना अजीब था। किसी विशेष लड़ाई शैली की महारत हासिल करने में आमतौर पर सालों लग जाते हैं, अगर एक दशक नहीं। हालांकि सिस्टम मुझे लेवल अप करके मजबूत बनाता है, लेकिन मुझे महारत हासिल करने में कितना समय लगने की उम्मीद है? क्या इसके लिए कोई इनाम भी है? एलिस्टर ने शांत भाव से आह भरी। लगता है कि मैं लेवल अप करते हुए पता लगा लूंगा कि इसमें कितना समय लगता है। जैसे जैसे एलिस्टर आगे बढ़ता गया, अस्पताल धीरे धीरे नजर आने लगा, जिससे उसकी गति तेज हो गई। वह घूमने वाले दरवाजों से धक्का देकर रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा, जहां एक नर्स होलोग्राफिक कीबोर्ड पर टाइप करने में व्यस्त थी। माफ़ करें, मैं एक मरीज से मिलना चाहता हूं, एलिस्टर ने अपनी आवाज़ स्थिर रखते हुए कहा। नर्स ने ऊपर देखा। उसका चेहरा विनम्र लेकिन पेशेवर था। ओह, यह आप हैं मिस्टर हेजनवर्थ। आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? मेरी बहन मियू के अलावा और कौन? एलिस्टर ने जवाब दिया। नर्स ने सिर हिलाया। उसे विजिटर कार्ड देने से पहले अपनी स्क्रीन चेक की। ये लीजिए, डॉक्टर कुछ समय से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बहन से मिलने के बाद कृपया उससे मिलना सुनिश्चित करें। नर्स के शब्दों के कारण थोड़ा असहज महसूस करते हुए एलिस्टर ने कार्ड लिया। धन्यवाद, उसने कहा, फिर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंचते ही धीरे से बज उठी। एलिस्टर बाहर निकला और गलियारे से नीचे चला गया। हवा में एंटीसेप्टिक की बांझ गंध भर गई। वह मियू के कमरे के सामने रुका, एक पल के लिए झिझका और फिर धीरे से दस्तक दी। अंदर आ जाओ, अंदर से एक धीमी आवाज़ आई। एलिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। मियू बिस्तर पर बैठी थी। उसका कमज़ोर शरीर तकियों के ढेर पर टिका हुआ था। अपनी त्वचा के पीलेपन और पीली आंखों के नीचे काले घेरों के बावजूद जब उसने उसे देखा तो वह एक कमज़ोर मुस्कान बिखेरने में कामयाब रही। अरे एलिस्टर, उसने कहा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। अरे मियू, एलिस्टर ने जवाब दिया, कमरे में कदम रखते हुए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए। वह उसके बिस्तर के पास गया और मैकरॉन का डिब्बा पकड़ा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मियू की आंखें चमक उठीं, उसकी थकान के बावजूद खुशी की चमक। मैकरॉन, तुम्हें याद है? बेशक, एलिस्टर ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। उसने डिब्बा खोला, जिसमें अंदर रंग बिरंगे ट्रीट थे। मैंने तुम्हारे पसंदीदा ट्रीट लिए हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ये कितने पसंद हैं। मियू ने हाथ बढ़ाते हुए हंसी। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं जब उसने गुलाबी मैकरॉन उठाया। उसने एक छोटा सा निवाला खाया, मीठे, नाजुक स्वाद का मजा लिया। ये बिल्कुल सही है, उसने कहा। उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी। धन्यवाद, एलिस्टर। एक पल के लिए उसकी खोज और सिस्टम की मांगों का बोझ फीका पड़ गया। मियू की मुस्कान देखकर, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, बाकी सब कुछ महत्वहीन लगने लगा। एलिस्टर ने देखा कि वह अपने ट्रीट का आनंद ले रही है। उसके सीने में गर्माहट फैल रही है। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मियू ने कंधे उचकाए। उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। कुछ दिन दूसरों से बेहतर होते हैं। एलिस्टर ने मियू को अपने मैकरॉन का स्वाद लेते हुए देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अचानक मियू की आंखों में शरारत की चमक आ गई। तो यांजी कहाँ है? क्या तुम दोनों ने अभी तक चीज़ों को अगले स्तर पर पहुंचाया है? उसने चंचलता से मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मुझे आंटी बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? एलिस्टर ने एक सूखी हंसी निकाली। बहुत मज़ेदार, मियू। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कुत्ता हूँ? मियू हंसी। उसकी हंसी हल्की और संक्रामक थी। आराम से बैठो, एलिस्टर, उसने कहा। एक और मैकरॉन पकड़ा और उसे थमा दिया। ये लो, एक लो। उसने मैकरॉन स्वीकार कर लिया। उसे चबाते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। मिठास उसकी जीभ पर फैल गई, लेकिन मियू के अगले सवाल ने लगभग उसका गला घोंट दिया। तो आपने किस तरह की प्रतिभा को जगाया? अब तक तो आपका जागरण समारोह बीत चुका होगा। यह क्या है? एलिस्टर के होंठ एक आत्मसंतुष्ट भाव में मुड़ गए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं, तो तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना होगा। मियू ने अपनी आंखें घुमाईं। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। ओह, चलो एलिस्टर, मुझे तुम्हें ऐसा कहने से वास्तव में क्या मिलता है?
एलिस्टर ने एक रोती हुई अभिव्यक्ति का दिखावा किया। जब हम छोटे थे तो तुम मुझे हमेशा इसी नाम से बुलाते थे, लेकिन जब से तुम बड़े हुए हो तुम मुझे बस मेरे नाम से बुलाते हो। ओह, मैं उन अनमोल दिनों को वापस जाने के लिए क्या नहीं दे सकता। मियू ने एक आह भरी। ठीक है, बड़े भाई। उसकी बात पूरी होने से पहले वह हिंसक रूप से खून की खांसी करने लगी और अचानक बेहोश हो गई। एलिस्टर की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसने चिल्लाया, मियू। अध्याय 34, अपरिहार्य के विरुद्ध। डॉक्टर के दफ्तर की सफ़ेद दीवारें एलिस्टर को दबाती हुई लग रही थीं, जैसे वह सुन रहा हो, उसका दिल सीने में भारी हो रहा हो। डॉक्टर, जो अपने चश्मे के पीछे थकी हुई आंखों वाली महिला थी, शांत स्वर में बोली, उसके शब्द सन्नाटे में गूंज रहे थे। श्री हेजनवर्थ, दुर्भाग्य से मियू की हालत में काफ़ी गिरावट आई है। उसके रक्त प्रवाह में एथेलरिक धूल की अशुद्धियां क्षय प्रक्रिया का एक उपोत्पाद हैं। ये धूल के कण उसके रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रवाह में बाधा डाल रहे हैं और संभावित रूप से महत्वपूर्ण अंगों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मैं कहूँगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हैं। मियू एथेलरिक क्षय से पीड़ित थी, जो एक दुर्लभ और आक्रामक बीमारी है जो फेफड़ों पर हमला करती है। दीवारों से परे रहने के कारण वह और एलिस्टर लंबे समय तक अस्वस्थ हवा में सभी प्रकार के हानिकारक कणों को सांस में ले चुके थे। प्रदूषित हवा में सांस लेने से उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और यही कारण था कि मियू के फेफड़े तेजी से खराब हो रहे थे। अगर यह इतना आसान होता तो एक चिकित्सक उसे ठीक कर सकता था। हालांकि उन्होंने जो कण सांस में लिए थे वे ज्यादातर राक्षसों और खतरनाक रसायनों के अवशेष थे जो हवा में मौजूद शक्तिशाली माने के साथ मिल गए थे। घाव भरने पर ध्यान केंद्रित करने वाली उपचार प्रक्रिया इस मामले में स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त है, क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर नहीं निकाल सकती या माने को शुद्ध नहीं कर सकती। इसलिए यह पारंपरिक उपचार विधियों को अप्रभावी बनाता है, क्योंकि जादुई और विषाक्त तत्वों का जटिल मिश्रण उसके शरीर को खराब कर रहा है। एलिस्टर ने डॉक्टर को देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। 2 महीने, ये बहुत जल्दी है। क्या अभी भी कोई इलाज नहीं है? उसकी आवाज़ में कर्कश फुसफुसाहट निकली। डॉक्टर ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से नहीं, और शोध अभी भी जारी है। हमने अभी तक एक सफल उपचार योजना विकसित नहीं की है। ऐसा नहीं है कि आप इसे वहन कर पाएंगे। एलिस्टर की निराशा और गुस्से को उसकी आवाज़ में महसूस किया जा सकता था जब वह बोल रहा था। तो तुम मुझे क्या बता रहे हो? तुम उसे सिर्फ इसलिए तकलीफ में रहने दे रहे हो क्योंकि मैंने बढ़ते बिलों का बोझ नहीं चुकाया है? डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा, उसकी आवाज़ रक्षात्मक लग रही थी। मी हेजनवर्थ, कृपया समझें कि हम आपकी बहन को आरामदेह रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसे इस तरह जीवित रखने की लागत बहुत अधिक होगी। हालांकि हमारे पास कुछ प्रयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं जो गिरावट की दर को धीमा कर सकती हैं। हालांकि हम यहाँ कोई चैरिटी संगठन नहीं चलाते हैं। यदि आप कम से कम उसे कुछ और समय, कुछ उम्मीद देना चाहते हैं, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूँ, तो मुझे आपसे पूछना होगा कि आप हमारे साथ अपने पिछले ऋणों का निपटान करें। एलिस्टर ने अपना हाथ डेस्क पर पटक दिया। अचानक हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उम्मीद? आप इस दुस्वप्न उम्मीद कहते हैं? मेरी बहन मर रही है और आप केवल महंगी प्रक्रियाएं पेश कर रहे हैं जिनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर की आंखों में शर्म झलक रही थी। सर, मुझे पता है कि यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन मुश्किल। एलिस्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ भावनाओं से फट गई। मुश्किल शब्द भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। वह दर्द में है, वह पीड़ित है। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। क्रोध के कारण एलिस्टर के दांत पीसना शुरू हो गए। उसने अपने घिसे पिटे लबादे की तहों में हाथ डाला। उसकी उंगलियां किसी जानी पहचानी चीज से टकरा रही थीं। आंखों में एक ठंडी नज़र के साथ उसने एक चमकता हुआ यूनियन क्रेडिट कार्ड निकाला। यहाँ, उसने कार्ड को डेस्क पर फेंकते हुए कहा। यह पॉलिश की हुई सतह पर फिसल गया। इसे स्वाइप करें। मेरा सारा बकाया और थोड़ा अतिरिक्त सब इसमें है। जाहिर है, इस शहर में विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी विलासिता है जिसे मैं वहन नहीं कर सकता। लगता है कि अंत में उसे बचाने के लिए मुझे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी आवाज़ संदेह से भरी हुई थी। डॉक्टर ने झिझकते हुए, असहज महसूस करते हुए उसे अपने कंधों के पीछे देखा। उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थीं। इसे डाउन पेमेंट समझो। मैं अपनी बहन को बचाने का कोई रास्ता खोज लूंगा, भले ही इसका मतलब बंजर भूमि में जाना और किसी भी किंवदंती या पौराणिक इलाज की खोज करना हो जिस पर आपने शोध करने की जहमत नहीं उठाई है। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। हवा उसकी अनकही चुनौती से भर गई। एक अंतिम तीखी नज़र के साथ एलिस्टर अपनी एड़ी घुमाकर कार्यालय से बाहर निकल गया। डॉक्टर ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में सम्मान के साथ अपराध बोध की झलक थी। शायद, बस शायद, लड़के में भाग्य के क्रूर हाथ को चुनौती देने की आग थी। डॉक्टर ने खामोश कार्यालय में एक आह भरी। आजकल के बच्चे बहुत गुस्सैल होते हैं।
मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि वह खुद इलाज खोजने की योजना कैसे बनाता है। एलिस्टर मंद रोशनी वाले गलियारे से होते हुए मियू के कमरे में वापस चला गया। उसके कदमों की आवाज़ बंजर फर्श पर गूंज रही थी। वह कुछ नर्सों के पास से गुजरा जो उसे देखकर आपस में बड़बड़ाने लगीं। मैंने एक अफवाह सुनी है कि वह एक समन करता है। एक और अफवाह कहती है कि उसने एक विशाल ड्रैगन को बुलाया है। यह एक मनगढ़ंत झूठ होगा। अगर वह इतना शक्तिशाली था तो वह बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है। एलिस्टर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं लेकिन चलता रहा। मियू के दरवाजे पर पहुंचकर वह उसे खोलने और अंदर कदम रखने से पहले एक पल के लिए रुका। कमरा दोपहर की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था और मियू जाग रही थी, अपनी आंखों में दूर की नज़र के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। जब वह अंदर आया तो उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, उसे एक फीकी थकी हुई मुस्कान दी। तो डॉक्टर ने क्या कहा? मियू ने पूछा। एलिस्टर मुस्कुराने में कामयाब रहा। बस बहुत बढ़िया। उसने कहा कि तुम कुछ ही समय में ठीक हो जाओगे, बस कुछ हफ्ते और। झूठा, मियू ने बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम बहुत बुरे झूठे हो एलिस्टर। तुम्हें पता है जब तुम झूठ बोलते हो। उसने उसकी ओर इशारा किया। तुम्हारा बायां हाथ हिलने लगता है। एलिस्टर रुका, फिर उसके हाथ पर नजर डाली, देखा कि वह स्थिर था। रुको, सच में? उसकी उलझन देखकर मियू जोर से हंस पड़ी। तुम बहुत भोले हो। एलिस्टर चिढ़ गया। यह कोई तरीका नहीं है मियू, तुम इस तरह झूठ क्यों बोलोगे? मियू की हंसी फीकी पड़ गई और उसने कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे होते तो तुम जांच करने की जहमत नहीं उठाते। ओ स्वघोषित प्रतिभाशाली। एलिस्टर ने आह भरी। अपने बड़े भाई से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। मियू धीरे से हंसी, लेकिन उसका चेहरा जल्द ही गंभीर हो गया। मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने शरीर को किसी से भी बेहतर जानता हूँ। मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। अध्याय 35, एक अधिपति का वचन, बोनस अध्याय। उसने अपने हाथ की ओर देखा, उसे हिलते हुए देखा। यह अब किसी भी दिन हो सकता है। मैं बस कर सकती थी। मियू, मेरा वादा याद है। एलिस्टर ने बीच में टोका, उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया, उसका भाव नर्म हो गया। वह जो मैंने कुछ हफ्ते पहले बनाया था, कि मैं इसका इलाज ढूंढ लूं और सुनिश्चित करूं कि तुम फिर से बाहरी दुनिया देख सको। मियू की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर हिला दिया। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तुम्हें कैसे यकीन है? मैंने एक सवाल पूछा था। तुम्हें कुछ और कहने से पहले मुझे जवाब देना चाहिए। एलिस्टर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। मियू रोने लगी। ठीक है, मुझे याद है, लेकिन तुम इलाज खोजने की योजना कैसे बना रहे हो? एलिस्टर मुस्कुराया, उसका हाथ धीरे से उसके हाथ को दबा रहा था। इसकी चिंता मुझे करनी है और तुम्हें मेरे लौटने का इंतज़ार करना है। मियू ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखें पोंछीं, धीरे से सूंघते हुए। यहाँ तुम फिर से आ गए, जैसे तुम किसी सुपरहीरो की तरह अभिनय कर रहे हो। एलिस्टर ने धीरे से हंसते हुए कहा, उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। शायद ही। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरा एक वादा है जिसे मैं निभाना चाहता हूँ। इसलिए आराम से रहो और फिर से मरने की बात मत करना। मियू ने सिर हिलाया, अब उसके आंसू खुलकर बह रहे थे। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। आखिरकार उसने मुझे भाई कहा। एलिस्टर मुस्कुराया। उनके बीच कुछ पल की शांति थी। पृष्ठभूमि में चिकित्सा उपकरणों की धीमी आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी। एलिस्टर ने धीरे से मियू को गले लगाया, उसकी बाहें उसके कमज़ोर शरीर को गले लगा रही थीं। अचानक पीली खिड़की के साकार होते ही सिस्टम की आवाज़ एलिस्टर के विचारों में गूंज उठी। नई खोज, एक अधिपति का वचन। एक अधिपति का वचन सोने के वजन के बराबर होता है, क्योंकि अक्सर उनके वादे भाग्य को आकार देते हैं या नष्ट कर देते हैं। सभी ड्रैगन के अधिपति के रूप में आपने एक वादा किया है। आपको इलाज मिल जाएगा। खोज पूर्ण करने की आवश्यकता, सर्वशक्तिमान अमृत तैयार करें और इसे अपनी बहन को देख 0/1। पुरस्कार, अधिपति के टूटे हुए मुकुट का एक टुकड़ा। रैंक। एलिस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने सिस्टम विंडो को देखा। मियू पर उसकी पकड़ आश्चर्य में क्षण भर के लिए मजबूत हो गई। सर्वशक्तिमान अमृत, टूटा हुआ मुकुट। उसने सोचा, उसका दिमाग इस खोज का क्या मतलब हो सकता है, इस बारे में विचारों से भरा हुआ था। अस्पताल की खिड़कियों के बाहर शहर का नज़ारा धीरे धीरे टिमटिमाती रोशनी के दृश्य में बदल गया था, क्योंकि एलिस्टर ने आखिरकार स्वचालित दरवाजों से बाहर कदम रखा था। कठोर दोपहर के सूरज ने एक सौम्य, सितारों से भरी धुंधलके में अपना स्थान ले लिया था। दिन का वजन, डॉक्टर के शब्द, क्रेडिट कार्ड, मियू के लिए चिंता उसके कंधों को भारी महसूस करा रहा था। फिर भी उम्मीद थी। उसके पास एक योजना थी, एक हताश करने वाली, लेकिन फिर भी एक योजना थी। मैं इस सर्वशक्तिमान अमृत को बनाने के लिए सभी संसाधन जुटा लूंगा, जिसके बारे में सिस्टम ने बात की थी।
लेकिन अभी के लिए मुझे घर जाना चाहिए और दिन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसने एक स्काई टैक्सी बुलाई, उसमें सवार हुआ और गाड़ी तेजी से चल पड़ी। उसके अपार्टमेंट तक का सफ़र नियॉन विज्ञापनों और शहर के अंधेरे हिस्सों की झलकियों से भरा हुआ था। जब वह अपने छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने वाली जानी पहचानी गंदी गली में बाहर निकला तो वह खुद को एक आह भरने से नहीं रोक सका। सीढ़ियां चढ़ते हुए और अपने कमरे में जाते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक रूम कार्ड निकाला। ये पहली बार होगा जब मैंने वास्तव में इस चीज़ का इस्तेमाल किया है, उसने कहा। शाम के ट्रैफिक के कारण उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। दरवाजे के बगल में रीडर में कार्ड को सरकाते हुए एक संतोषजनक क्लिक सुनाई दी, क्योंकि यह खुल गया। उसने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला और तंग स्टूडियो अपार्टमेंट में प्रवेश किया। जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। एक सिंगल बेड, एक किचनेट जिसमें एक सिंक था और एक खिड़की जिससे शहर की क्षितिज रेखा का नज़ारा दिखता था। उसने किराने का सामान का छोटा बैग जो उसने खरीदा था टेबल के पास गिरा दिया और ऐसा करते हुए उसने एक छोटी सी जम्हाई ली। अचानक उसकी दृष्टि के कोने में एक पीली चमक दिखाई दी। सिस्टम अधिसूचना। 4 घंटे 55 मिनट 26 सेकंड खोज पूरी करने के लिए छोड़ दिया गया। एलिस्टर ने मुंह बनाया। वह लगभग दैनिक खोज के बारे में भूल गया था। उसके ऊपर अभी भी वह रहस्यमयी अपने शरीर को प्रशिक्षित करें खोज लटकी हुई थी, पूरी तरह से अछूती। मुझे लगता है कि मैं पता लगा लूंगा कि यह सब क्या है, उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए आह भरी। उसके पेट से एक गड़गड़ाहट ने उसके विचारों को काट दिया। दूसरी बार सोचने पर, पहले काम पहले, भोजन फिर सिस्टम। वह अपने बैग में कम आपूर्ति के साथ रसोई में चला गया। एक आह भरते हुए उसने अपना अधिकांश सामान उतार दिया और किराने का सामान देखने लगा। बैग में कम सामग्री से बहुत कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी एलिस्टर ने एक अच्छा भोजन तैयार कर लिया। उसने गर्म प्लेट पर एक क्षतिग्रस्त बर्तन को गर्म किया, उसका पेट अधीरता से गुर्रा रहा था। उसने कुछ पहले से पैक किए हुए नूडल्स, मुट्ठी भर निर्जलित सब्जियां और एक संदिग्ध मांस का विकल्प डाला जो स्पष्ट रूप से किसी जीवित चीज जैसा दिखता था। कुछ मिनटों के बाद ये तैयार हो गया। इसने कोई पुरस्कार नहीं जीता होगा, लेकिन ये गर्म, पेट भरने वाला था और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका स्वाद अच्छा था। उसने बिस्तर के किनारे पर बैठकर अपना भोजन निगल लिया। खिड़की से टिमटिमाती रोशनी पूरे कमरे में लंबी छाया डाल रही थी। एक संतुष्ट आह के साथ उसने खाली कटोरे को दूर धकेल दिया। उसकी नज़र उसकी दृष्टि के कोने से निकलने वाली पीली चमक पर पड़ी। ठीक है, सिस्टम। उसने एक तौलिया पर अपनी चिकनी उंगलियों को पोंछते हुए बुदबुदाया। चलो देखते हैं कि यह पूरी अपने शरीर को प्रशिक्षित करें खोज क्या है। उसने मन ही मन सिस्टम विंडो को आगे बढ़ाया। इंटरफेस उसकी दृष्टि के सामने दिखाई दिया। खोज लॉग में निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए गए। अपने कमज़ोर शरीर को प्रशिक्षित करें रोज़। विवरण। ड्रैगन से सिर्फ इसलिए डर नहीं लगता कि वे कितने शक्तिशाली हैं, वे ज़्यादा डरावने इसलिए हैं क्योंकि समय के साथ वे हमेशा मजबूत होते जाते हैं, चाहे वे पहले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। सभी ड्रैगन के अधिपति के रूप में आपकी किस्मत भी ऐसी ही है। और युद्ध से बेहतर प्रशिक्षण का तरीका क्या हो सकता है? युद्ध। अगले ही पल उसके सामने एक पीली दरार दिखाई दी। एलिस्टर पहले तो पीछे की ओर कूदा। उसे लगा कि यह एक कालकोठरी है, लेकिन सिस्टम ने उसे तुरंत सूचित कर दिया। खिलाड़ी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रशिक्षण मैदान है। खिलाड़ी को आगे बढ़कर दैनिक खोज शुरू करनी चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए एलिस्टर ने खुद को मजबूत किया और दरार से आगे बढ़ा। उसके आसपास की दुनिया एक पल में बदल गई। उसने खुद को एक विशाल, खुले खंडहर शहर में एक साफ, तारों से भरे रात के आसमान के नीचे पाया। हवा धूल भरी थी और उसके नीचे की ज़मीन ठोस और असली लग रही थी, लगभग इतनी असली कि एक साधारण प्रशिक्षण सिमुलेशन के लिए भी। ये हवा, इसकी गंध, अजीब तरह से जानी पहचानी है। प्रशिक्षण मैदान में आपका स्वागत है, खिलाड़ी। समय समाप्त होने तक जीवित रहकर अपना युद्ध प्रशिक्षण शुरू करें। शुभकामनाएं। जीवित रहना। मुझे लगा कि आपने कहा था कि यह युद्ध प्रशिक्षण है, एलिस्टर ने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर पूछा। तभी एलिस्टर ने दूर से एक तेज दहाड़ सुनी। एक बड़ा 4 पैरों वाला प्राणी आ रहा था। उसकी नीली आंखें रात में चमक रही थीं।